उपस्थित और सभागार में उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले मैं अपनी बात कल दोपहर में मेरे अत्यंत प्रिय मित्र और हिंदी के अत्यंत प्रमुख गीतकार नचिकेता का निधन हो गया और 55 वर्ष तक हिंदी गीत की मनोभूमि, विचार भूमि आदि को बदलने में उनकी जितनी बड़ी भूमिका रही है उतनी बड़ी भूमिका किसी की नहीं रही। सुलगते पसीने और लिखेंगे इतिहास खून से लेकर अपने अंतिम गीत संग्रह तक और यहाँ तक कि जो हिंदी में दोहे लिखे जाते रहे और भजन लिखे जाते रहे, उसको पूरी तरह से बदल देना अपने समय के अनुकूल और 1970-71 से लेकर 2023 तक गीतों के जरिए संघर्ष को केंद्र में रखने का जितना बड़ा काम उन्होंने किया है उतना बड़ा काम किसी ने नहीं। प्रश्न यह है कि यह सौंदर्य आखिर है क्या? यह सौंदर्य शास्त्र आखिर है क्या? जैसे हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं तो उससे सौंदर्य के एक शास्त्र का बोध होता है। सौंदर्य बोध है, लेकिन सौंदर्य बोध, जीवन बोध, मूल्य बोध ये सबसे जुड़ा होता है। शायद 18वीं शताब्दी के आरंभिक दशक के पहले अंग्रेजी में एस्थेटिक शब्द का ही प्रयोग नहीं हुआ था। यह बात 1718-20 वगैरह के आसपास की है। पहली बार एस्थेटिक, जिसे हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, उसका प्रयोग 18वीं शताब्दी के आरंभ में होता है और जिसे हम सौंदर्य शास्त्र आज कहते हैं, जब तक क्रोचे की वो किताब तीसरी द क्रिटिक ऑफ जजमेंट 18वीं शताब्दी के अंत में नहीं आई थी, तब तक इस पर व्यवस्थित रूप से विचार नहीं हुआ था। यहाँ यह कहना भी मुझे आवश्यक लग रहा है कि ये सब रेनेसां के बाद की चीजें हैं या स्थितियां हैं। हिंदी में या भारतवर्ष में पिछले 2-3 दशकों से जो 3 प्रमुख विमर्श चल रहे हैं, दलित, स्त्री और अब 10-15 वर्ष से अपने सघन रूप में आदिवासी विमर्श, उसमें तो शरण कुमार लिम्बाले ने भी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी ऐसी चीजें लिखी और कई किताबें इस पर आई। अब दलित का तो सौंदर्य बोध होगा, जीवन बोध होगा, मूल्य बोध होगा, वह आदिवासी के जीवन बोध, सौंदर्य बोध और मूल्य बोध से नितांत भिन्न होगा। इस पर विशेष ध्यान देने की इसलिए आवश्यकता है कि जिसे हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, भारत के मुश्किल से 2-4 विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट ऑफ एस्थेटिक्स है। JNU में है और कुछ साउथ में या शायद हैदराबाद में हो, ये नॉर्थ बिहार में तो शायद कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एस्थेटिक्स हो। चंडीगढ़ में था। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एस्थेटिक्स है, ये आखिर करता क्या है? ये अलग चीज है। सौंदर्य को किस दृष्टि से देखता है, बहुत पुरानी बात है कि वो विषय में है कि विषयी में है, पदार्थ में है कि देखने वालों में है, वह कहाँ है। और मुझे याद आ रहा है, शायद वो मार्च-अप्रैल 2019 का वागड़त होगा, जिसमें अनुज लोगन को कहा गया होगा एक परिचर्चा 12 मतलब कुछ संकेतों की या 12 उन्होंने प्रश्न रखे थे। उसमें 12वां प्रश्न आदिवासी सौंदर्य शास्त्र का था। जिस व्यक्ति ने इसका जवाब दिया था वह भी कुछ गोल मटोल किस्म का था।
हिंदी में तो छोड़ ही दीजिए, शायद भारतीय भाषाओं में मैं फिर कह रहा हूँ शायद, या अंग्रेजी में भी, जिसे हम एस्थेटिक्स ऑफ ट्राइबल लिटरेचर कहते हैं, ऐसी कोई किताब अभी तक मेरे देखने में नहीं आई है, सिवा एक की। वह किताब गुजरात पर है, वो आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन ट्राइब्स ऑफ गुजरात, ये प्रकाश जोशी की किताब है जो 1976 में आई थी। ये सौंदर्य शास्त्र बिल्कुल अकादमिक संसार का विषय है, और हम यहाँ पर जब आदिवासी साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर विचार करने के लिए उपस्थित हैं, तो उस अकादमिक जगत से बिल्कुल अलग हम मुख्य रूप से यहाँ पर 3 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। इस समय 2023 में हम जिस तरह से सौंदर्य शास्त्र पर बात करेंगे भारतवर्ष में, उस तरह से स्वाधीन भारत के पहले और दूसरे दशक में बात नहीं हो सकती थी, जब रमेश कुंतल में हिंदी के ही नहीं भारतवर्ष के एक प्रमुख सौंदर्य शास्त्री, जिन्होंने अथातो सौंदर्य जिज्ञासा और साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक जैसी एक किताबें लिखी, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल, जिस पर कुमार विमल ने, पटना के कुमार विमल ने छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन किया। नहीं, जब हम 2023 में सौंदर्य शास्त्र पर विचार करेंगे, और वह भी आदिवासी साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर, तब मुझे यह कहना आवश्यक लग रहा है कि सौंदर्य का संबंध संघर्ष से होता है, और जहाँ सृजन है वहाँ संघर्ष है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सृजन, संघर्ष और सौंदर्य। हम लेखन की बात नहीं कर रहे हैं, हम आदिवासी साहित्य की बात कर रहे हैं, आदिवासी साहित्य सृजन की बात कर रहे हैं। चाहे हिंदी में वो हिंदी साहित्य का सृजन हो, क्योंकि सृजन और लेखन दोनों में अंतर होता है। इस समय भारतवर्ष में जितना अधिक लेखन हो रहा है, उसमें सृजन का अंश, पक्ष या तत्व उतना अधिक नहीं है, उसमें कुछ कम है। आप देखें कि खुद पृथ्वी, जमीन के भीतर कोई दाना डाला जाता है, तो वो भी मिट्टी से वो संघर्ष उस दाने का होता है, और तब वो ऊपर उठता है, पौधा बढ़ता है आगे करके। यह अनिवार्य है। सौंदर्य संघर्ष के बिना आज के समय में उस पर बात नहीं की जा सकती, और यह इसलिए नहीं की जानी चाहिए आदिवासी साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर, कि जिस आदिवासी साहित्य का संबंध, आदिवासी जीवन का संबंध और आदिवासी समाज का संबंध जल, जंगल और जमीन से है, उस पर कब्जा कर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो कब्जा करने वाले हैं उसे भी आदिवासी हों या गैर आदिवासी हों, उसी दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से चीजें सहज सुंदर थी। जब पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, जब पृथ्वी के गर्भ से सारी संपदाएं निकाली जा रही हैं, जब जमीन भी कारपोरेट के निशाने पर हो, तो उस समय हमें यह विचार करना होगा कि आदिवासी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या हो सकता है। संघर्ष, यह संघर्ष कई रूपों में आ सकता है। आदिवासी साहित्य एक ब्रॉड एरिया है, लेकिन इस ब्रॉड एरिया को समझने के लिए मुझ जैसे गैर आदिवासी व्यक्ति को कभी कभी यह लगता है कि सबसे पहले जो वाचिक परंपरा है, जो वाचिक गीत है, जो कविता है, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि आदिवासी कविता का जो सौंदर्य या सौंदर्य शास्त्र होगा, वही आदिवासी उपन्यास का सौंदर्य शास्त्र नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। साहित्य के फॉर्म या साहित्य के रूप या साहित्य की विधा के बदलने के साथ उसे देखने समझने की दृष्टियों का भी बदलना इसलिए अनिवार्य है कि प्रत्येक फॉर्म का
एक अपना सौंदर्य होता है। कविता का जो सौंदर्य पक्ष है वही उपन्यास का सौंदर्य पक्ष नहीं हो सकता। आदिवासी समाज के लिए और साहित्य के लिए इस संघर्ष से विमुख होकर के मुझे ऐसा लगता है कि किसी सृजन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें बहुत अधिक चालाक राज्य सत्ता जो है वह मौजूद है और वह सबको देख रही है। वह किसी को पुरस्कृत करके सम्मानित करके पद्मश्री और पद्म भूषण विभूषण की उपाधि देकर के ये अपने पाले में खींच ले सकती है। लेकिन इस सौंदर्य बोध भी हो तो यह बोध कैसे नष्ट किया जा रहा है, मैं यहाँ पर उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वह एक क्षेत्र न्यूरो साइंस का है। और न्यूरो साइंस का जो क्षेत्र है वो जो हमारे सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां किस तरह से सौंदर्य को ग्रहण करती हैं, उन इंद्रियों पर किस तरह से एक प्रकार का हम धावा कहें या इंद्रियों को वशीभूत करने, हमारे नेत्र को, आज शायद कोई आकाश दिखता होगा बहुत कम। पंकज मित्र पिछले सत्र में एकदम ठीक बोल रहे थे कि एक छोटा सा, उसी पर हमारी आंखें केंद्रित हो गई। आज पैदल चलने वाले कम लोग हैं, तो स्पर्श हो, गंध हो, सब पर एक प्रकार से पहले जैसी अब कोई चीज नहीं है। हमारे सेंसेस जो हैं, मानव इंद्रियां, जब मानव इंद्रियां ही प्रभावित हो रही हैं, नियंत्रित हो रही हैं और वश में की जा रही हैं, तो जाहिर है कि इंद्रियों के द्वारा हम जिस सौंदर्य को ग्रहण करते थे, हम उस सौंदर्य को ग्रहण नहीं कर सकते। हम ट्रेडिशनल ढंग से, पुराने ढंग से, और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का जो सिलसिला है उसमें हम कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं, लेकिन एक रचनाकार में, चाहे वो कवि हो, कहानीकार हो, उपन्यासकार हो, निबंधकार हो, कुछ भी हो, उसमें लिखने के समय जो एक तरफ होती है, जो बेचैनी होती है, वो शब्द तब केवल शब्द ही नहीं रहते, वो जो उस भूमि से, जिस समाज से, जिस समय से वे शब्द एक कवि के पास आते हैं। आदिवासी समाज इस दृष्टि से बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि इनकी भाषाएं जनजातीय भाषा है। ये इनके शब्दों को अभी तक राज्य सत्ता ने या राजनीति ने नहीं लीला है, और वह असंभव भी है। लेकिन हिंदी में तो बहुत सारे शब्द लीले जा चुके हैं, लील लिए गए हैं। तो एक जो प्राकृतिक दर्शन है, प्रकृति पर आधारित सौंदर्य शास्त्र है, लेकिन अब प्रकृति भी पूर्ववत नहीं है, जंगल भी पूर्ववत नहीं है, नदियां खत्म हो चुकी हैं, बहुत कम नदियां जो है सो बची हुई हैं। जिन्होंने इन सारी चीजों को, जिनसे आदिवासियों का केवल जीवंत रिश्ता ही नहीं था, सांसों का रिश्ता था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो फिर से सीधी सी बात यह है कि हमारे सौंदर्य बोध को बदलने की उन्होंने कोशिश की। जिनका नहीं बदला हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बदलने की दिशा में निरंतर सक्रिय हैं, तो हम कैसे देखेंगे? दस एक प्रश्न ये। इसीलिए मैंने कहा कि सौंदर्य का जिस, या सौंदर्य बोध का जिस भाव भूमि, मनोभूमि और विचार भूमि से संबंध है, आज उस भाव भूमि, मनोभूमि और विचार भूमि पर ही प्रत्यक्ष ढंग से या परोक्ष ढंग से हमले किए जा रहे हैं। सौंदर्य बोध, सौंदर्य की एक विश्व दृष्टि भी थी, और देखिए कि एक फिक्स्ड हो जाता है समय के अनुसार सौंदर्य को देखने का, सौंदर्य को व्याख्यायित करने का, विवेचित करने का, विश्लेषित करने का, जिसे मुक्तिबोध ने बहुत अच्छे ढंग से जड़ीभूत सौंदर्य या अभिरुचि कहा था। हिंदी में ही अभी तक बदलने की लगातार कोशिश हुई है, निराला से लेकर के आज तक, लेकिन हमें लगता है कि पूरी तरह से वह सौंदर्य अभिरुचि जिसकी ओर मुक्तिबोध ने, उसके जड़ीभूत होने की
बात कही थी वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई। आदिवासी साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है उसके केंद्र में सहजीविता होगी, पारस्परिकता होगी, सामुदायिकता होगी, प्रेम होगा, संवेदना होगी और जीवन होगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि यह सहजीविता होगी, यह कोई नहीं कह सकता है। यह जो हो जनजाति है उस इलाके में भी, इंटीरियर में भी अब सब ये नहीं कह सकते कि पहले जैसा ही कुछ बचा हुआ है। ये सारा खेल विशेषतः पूरे विश्व में आदिवासी जीवन और समुदाय के साथ यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद जिस त्वरित गति से होता है, और अब जिस समय हम आदिवासी साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर विचार कर रहे हैं, वह चिंतकों और विचारकों की दृष्टि से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का चौथा चरण है ये, जिसे उन्होंने नेट वगैरह से जोड़ दिया है। ये अब इस सौंदर्य बोध की रक्षा करनी है, इसे अपनी रचनाओं में, चाहे वो कविता में हो, तब बिंबों के जरिए हो, प्रतीकों के जरिए हो, किसी के भी जरिए हो, इसकी केवल रक्षा ही नहीं करनी है, इसे संरक्षित ही नहीं करना है, इसे अपनी रचनाओं में उतार करके लोगों तक ले जाना है। और इसके लिए उस आलोचना दृष्टि की बहुत अधिक आवश्यकता है, जो हमें लगता है कि अभी आदिवासी साहित्य के भीतर अकुरा चुकी है बहुत अच्छे ढंग से। मैं अगर यहाँ नाम लेना ही चाहूँ, वंदना टेटे खुद मौजूद हैं, उनमें ऐसी संभावनाएं देख रहा हूँ। अश्विनी है, अनुज लुगुन है, और भी कई होंगे। अब देखें, इस समय जसिंता ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह कोई सामान्य उदाहरण नहीं है कि आज तक के उस प्रोग्राम में न जाकर के उसने 50,000 का पुरस्कार टुकड़ा दिया। ये प्रोटेस्ट है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आदिवासी साहित्य का संबंध जो है वो प्रोटेस्ट से हो। और इस तरह की बात की जा सकती है कि द एस्थेटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट, संघर्ष का साहित्य, सौंदर्य शास्त्र। संघर्ष देश के विविध हिस्सों में थोड़ी ही मात्रा में सही वो चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो मैदानी इलाके में होंगे, उस तरह से पठारी इलाकों में नहीं होंगे। जिस तरह से गैर आदिवासी साहित्य में होगा उस तरह से आदिवासी साहित्य में नहीं होगा। और यह इसलिए मेरा कहना बेहद बेहद जरूरी है कि पूरा आदिवासी समाज जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। इसका हम शानदार इतिहास और शानदार उदाहरण हम झारखंड में ही देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं, लेकिन इसके जितने खिलते हुए, चमकते हुए उलगुलान वाले उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। 200-250 वर्षों से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सल्तनत से लेकर के स्वाधीन भारत में भी वह एक लाजवाब चीज है। लेकिन सत्ता ने क्या किया? भगवान बिरसा मुंडा, देखिए ऐसे बदलता है शब्द हमारी दृष्टि को, हमारे विचार को, हमारे सोच को किस तरह से परिवर्तित करता है। उसके लिए एक उदाहरण यहीं की धरती से उठा करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि बिरसा मुंडा भगवान नहीं थे, मनुष्य थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा कहा, उनका कोई दूसरा उद्देश्य था, तात्पर्य था। भगवान से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। मंदिर में जाकर के आप पूजा करें या कहीं जाकर पूजा करें। अगले माह अयोध्या में 7,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, और कौन नहीं उपस्थित होगा उस समय? क्रिकेट के खिलाड़ी और फिल्म मेकर्स और ये बड़े बड़े लोग। भगवान लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए बिरसा मुंडा के आगे भगवान लगाना, उनकी जो संघर्ष शक्ति है उसको क्षीण करने के लिए है, समाप्त करने के लिए है। यह शब्द का खेल होता है जो राजनीति खेलती है। हमें
जो लेखक हैं, कवि हैं और साहित्य की दुनिया से गंभीरता के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। भगवान कहा तो ये भगवान शायद आदिवासी समाज का ये शब्द नहीं है। उन्होंने सब कहा, आदिवासी समाज को, आदिवासी साहित्य को। इसलिए आदिवासी साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है वह आदिवासी समाज को ध्यान में रखे हुए बिना उस पर बात नहीं की जा सकती, और आज इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि आज का आदिवासी समाज 100-150 वर्ष पहले का आदिवासी समाज नहीं है। वह कई रूपों में और कई अन्य वर्गों में विभक्त हो चुका हुआ है। बेशक हमें सौंदर्य की बात करनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं कि दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर जितनी किताबें आई, दलित साहित्य के समाज शास्त्र पर उतनी किताबें नहीं आई। स्त्रियों का समाज जो है, तो स्त्रियों के समाज पर जितनी चर्चा हुई, उनका जो एक समाज शास्त्र बनता है, क्योंकि समाज पर हम जैसे ही विचार करेंगे तो समाज से जुड़े हुए जितने पक्ष हो सकते हैं हम उस पर विचार करेंगे। पंकज मित्र बहुत अच्छी बात कर रहे थे एंथ्रोपोलॉजी को लेकर। ये अमेरिका से चला हुआ था, ये डिसिप्लिन और एक विशेष गेम के तहत। और तब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रांची यूनिवर्सिटी और अन्य विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को देखिए कि उन्होंने क्या किया, इस समुदाय को काट दिया। इसलिए कट करके कोई सृजन नहीं हो सकता। सृजन के लिए जुड़ाव, सौंदर्य के लिए जुड़ाव, संघर्ष आवश्यक है। मानवीय मूल्य और प्राकृतिक मूल्य, इस सब की रक्षा जो है, उसके बिना ये नहीं होगा। इस जैसे तीर की गति का सौंदर्य होता है, इसलिए जो आदिवासी सौंदर्य होगा वह गति का सौंदर्य होगा। वो एक जीवंत सौंदर्य होगा। वह स्थिर सौंदर्य नहीं होगा कि कोई स्थिर चित्र है और हम देख रहे हैं। वो गति का होगा, और जैसे ही गति का होगा वह कर्म का होगा। इसलिए यह जो सौंदर्य शास्त्र है, इस पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। और इसकी जो अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता है, आदिवासियों की सांस्कृतिक विशिष्टता, आप सब लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। मैं ज्यादा नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी सांस्कृतिक विशिष्टता को हम केवल दो नाम सामने रखना चाहते हैं, दो अलग अलग क्षेत्रों के, जयपाल सिंह मुंडा के और विलियम एल्विन के, जिसने इस ओर थोड़ा ध्यान दिया। इसका संबंध संस्कृति से है, सहभागिता से है, क्योंकि यह आदिवासी साहित्य, अगर आदिवासी समाज का सही अर्थों में साहित्य है, तो वह संपूर्ण जीव जगत को महत्व देता है। कीट पतंग सब कुछ उसमें चले आते हैं। कुछ भी उसमें पृथक नहीं है, केवल मनुष्य नहीं है, जैसा कि हम दूसरी भाषाओं के साहित्य में हम देखते हैं। खुद हिंदी साहित्य में, अब खुद हिंदी साहित्य प्रकृति से इतना कट चुका हुआ है, जबकि उसके एक महान आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना पर विचार करते हुए और कविता पर विचार करते हुए नर क्षेत्र और नरेतर क्षेत्र, जो नर से बाहर है, उसकी बात कही थी। लेकिन बाद में सिमटता सिमटता नर क्षेत्र और उसमें भी सिमटता सिमटता वो कहाँ चला गया है, वह देखने की आवश्यकता है। ये आदिवासी विमर्श के लिए मेरी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा, जैसा मैंने पहले कहा, गीत और कविता है, जिसका अपना एक वाचिक पक्ष है, लेकिन इसके वाचिक पक्ष का अपना एक इतिहास है। उसके जरिए हम देखें कि इस गीतों में, जिसके कुछ उदाहरण यहाँ पार्वती ने भी सुनाए और भी लोगों ने कहा, वो उस समय, वह जो समय था वह, और अब है वह। इसलिए क्या रक्षित किया जाए, क्या संरक्षित किया जाए, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। यहाँ मनुष्य और प्रकृति के बीच जो सहभागिता है, जो सहसंबंध है, वह विशेष महत्वपूर्ण है। इसलिए आदिवासी साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर विचार करते हुए हमको लगता है, अगर हम ऐसा एक टर्म बनाएं कि समता मूलक सौंदर्य शास्त्र,
तो हम समझते हैं कि शायद अचानक कभी दिमाग में आया कि ऐसा एक टर्म बनाने की हम कोशिश करते हैं, जो कहीं भी वैषम्य नहीं दिखता है। लेकिन ट्रेजेडी यह है कि आदिवासी समाज में ही बहुत अधिक वैषम्य अब आ चुका है। तो एक समतामूलक दृष्टि, एक समतामूलक समाज की स्थापना और उसके लिए सृजन कर्म, और प्रत्येक सृजन कर्म अपने आप में एक संघर्ष कर्म है, चाहे वो अंतः संघर्ष हो या बाह्य संघर्ष हो। बाह्य संघर्ष को हम पचा करके जब अपने भीतर लाते हैं तो वो अंतः संघर्ष भी बनता है। हर एक लेखक पहले अपने से लड़ता है। इसलिए आरंभ में जो बात कही किसी ने कि ये जो देखना है वही महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखते हैं, आप गुफाओं को कैसे देखते हैं, आप जंगल को कैसे देखते हैं, आप पहाड़ को कैसे देखते हैं, आप पत्थर घड़ी को कैसे देखते हैं, पत्थर को कैसे देखते हैं। अनुज लोगों की शानदार कविता है कि पत्थर उनके लिए पत्थर ही नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए पत्थर जो है वह पत्थर है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये सारी चीजें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी होगी। और इसके लिए मैं राजकमल प्रकाशन को, अशोक माहेश्वरी जी और धर्मेंद्र जी और इन लोगों को जितनी भी बधाई दी जाए वह शायद कम इसलिए होगी कि झारखंड में 7 दिनों का यह जो कार्यक्रम है वह आदिवासी पर ही केंद्रित है। मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी जगह ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अब देखिए आपने अगर हिंदी क्षेत्र की ही हम बात कहें तो रायपुर में है, ये छत्तीसगढ़ है, आदिवासी राज्य है, ये झारखंड आदिवासी राज्य है। लेकिन अब यह सेंटर है, ये सेंटर है। यहाँ राज्य के बनने के बाद अभी तक ऐसा अध्ययन नहीं हुआ है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि रंजन जी के साथ बैठा जाए और कभी वंदना महादेव टप्पू और लोगों के साथ, कि शानदार ढंग से पिछले 20-22 वर्ष में शानदार कविता संग्रह आए हैं, उपन्यास आए हैं, कहानी संग्रह आए हैं, इन सब, और वो केवल आदिवासियों द्वारा ही नहीं लिखे गए हैं, गैर आदिवासियों द्वारा लिखे गए हैं। हमारे सामने रंजन जी बैठे हुए हैं, मनोज भक्त बैठे हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक प्रकार से हमको लगता है कि ऐसी घटना परिघटना देश के किसी भी हिस्से में शायद नहीं होगी। यहाँ पुरखों का महत्व है। जैसे हम साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर बात करेंगे तो किसी एक कृति के सौंदर्य शास्त्र पर बात नहीं करेंगे। ये पूरा साहित्य होगा, ये लिखित साहित्य भी होगा, वाचिक साहित्य भी होगा। इसका आप चाहे तो वर्गीकृत भी कह सकते हैं कि आदिवासी वाचिक साहित्य का सौंदर्य शास्त्र या लिखित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, वो अभी गर्भावस्था में है, मुझे जो लगता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज हमें देखने को अभी तक या पढ़ने को नहीं मिली है जिसमें कुछ कदम आगे बढ़ाए हो आदिवासी साहित्य के सौंदर्य शास्त्र को व्यवस्थित ढंग से निरूपित किया गया हो। यह लड़ाई का सौंदर्य है। और अंत में मैं अपनी बात यह कर करके समाप्त करूंगा, जैसा हमने आरंभ में कहा कि कोई भी सृजन संघर्ष के बिना असंभव है और कोई भी सौंदर्य संघर्ष के बिना असंभव। सृजन, संघर्ष, सौंदर्य, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी के समय में सारे हमले सृजन पर हो रहे हैं, क्रिएटिविटी पर, रचनाशीलता पर। लेखकों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। जो पृथ्वी सृजन करती है उसके साथ कैसा व्यभिचार, दुराचार और बलात्कार किया जा रहा है वो हम देखें। कैसे यूनिवर्सिटियां खत्म कर दी गई हैं और कॉलेज खत्म कर दिया गया है, और अब जिसको वो कहते हैं आर्टिफिशियल ब्रेन, कृत्रिम मेधा। ये कृत्रिम मेधा क्या है? ये डिस्ट्रक्शन है, ये सब नाश की चीजें हैं। तो एक और ऐसी शक्तियां लगी हुई हैं और दूसरी ओर ये साहित्य है। इसलिए साहित्य पर, चाहे वो आदिवासी साहित्य हो या और कोई साहित्य, आज जैसी जिम्मेदारी कभी नहीं आई थी ये शब्दों को बचा लेने का, और कम से कम आदिवासी शब्द तो बचे रहेंगे, उस पर हमला किया नहीं जा सकेगा। और जब आदिवासी शब्द बचे रहेंगे तो आदिवासी सौंदर्य भी बचा रहेगा। अब यह निर्भर करता है आदिवासी कवियों पर, लेखकों पर, कथाकारों पर कि वो कितना बचा ले जाते हैं। लेकिन इस बचाने के क्रम में हमें संघर्ष में तो शामिल होना ही होगा। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि कोई बाह्य संघर्ष, क्योंकि अभी कोई बाह्य संघर्ष भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अंतर संघर्ष जो है
वह भी विशेष महत्वपूर्ण है। और अंत में हम कहें कि जैसे हमारे लिए सौंदर्य बोध आवश्यक है, वैसे ही हमारे लिए राजनीतिक बोध भी आवश्यक है, सामाजिक बोध भी आवश्यक है, विश्व बोध भी आवश्यक है। क्योंकि सारी खूंखार शक्तियां एक साथ होंगी और इनकी बड़ी तीखी नज़र और बड़ी अच्छी नज़र, अच्छी इन्वर्टेड कॉमा में, आदिवासी समाज और आदिवासी लेखकों पर ही लगी हुई है। चुनौतियां बहुत अधिक हैं और हमें लगता है कि इन चुनौतियों से हमारे साथी मुकाबला करेंगे अपने सृजन के द्वारा, अपने संघर्ष के द्वारा, और एक नए किस्म का वह सौंदर्य जो कहीं गुम हो गया है, वो कल की बात थी, वो आज की बात होगी और फिर आने वाले कल की बात होगी। धन्यवाद।